सोना गाची की रातें पार्ट 39। दूसरे घूंट पर ही उसका सर उसी तरह चकराया जिस तरह कराची में शादी की रात चकराया था। वो समझ गई कि उसे बेहोश किया जा रहा है। प्याली उसके हाथ से गिर पड़ी। वो शेरे से पूछने ही वाली थी कि बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद बंद वैगन में इसी तरह कराची बंदरगाह की तरफ उड़ी चली जा रही थी कि शेरे ने कोट पतलून और टाई लगा रखी थी, मूछें साफ कर दी थी। नजमी सामने वाली सीट पर बुरके में मलबूस बेहोश पड़ी थी। सिर्फ चेहरे पर से नकाब उठा हुआ था। उसके साथ एक खास आदमी भी था। ये आदमी शेरे के दोस्त की तरफ से साथ भेजा जा रहा था। उसका नाम गोंदी था। एक भरा हुआ पिस्तौल गोंदी की लंबी कमीज के अंदर सदरी में छुपा था और एक पिस्तौल शेरे ने कमीज के अंदर पतलून में छुपा रखा था। उसके साथ एक ट्रंक भी था जिसमें शेरे और नजमी के कपड़े वगैरह थे। उस जमाने में शनाख्ती कार्ड का रिवाज नहीं था। कराची से बहरी जहाज में मुसाफिर टिकट लेकर बैठते और मशरकी पाकिस्तान पहुंच जाते। उन तीनों की सेकंड क्लास में नशिस्तें रिजर्व हो चुकी थी। बंदरगाह पर गोंदी ने जेटी के एहलकारों को बताया कि बेगम साहिबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है क्योंकि ढाका में उनकी बेटी का कार हादसा हो गया है। नजमी को स्ट्रेचर पर डालकर जहाज में पहुंचा दिया गया। शेरा कोट पतलून में स्ट्रेचर को संभाले रोनी सूरत बनाए साथ साथ चला जा रहा था। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर आह भर लेता। कैबिन में नजमी को बर्थ पर लिटा दिया गया तो शेरा ने सुख का सांस लिया। माथे से पसीना पोंछकर गोंदी से बोला, गोंदी, जहाज चलने में कितनी देर है अभी? कोई 2 घंटे बाद जहाज के इंजन स्टार्ट हुए और केबिन के फर्श और दीवारों में हल्की हल्की लर्जिश पैदा हुई तो शेरा केबिन से बाहर निकलकर कॉरिडोर में जंगले के साथ लगकर खड़ा हो गया। काफी बड़ा जहाज था। नीचे जेटी पर लोग हाथ हिला हिलाकर अपने अहबाब को रुखसत कर रहे थे। जहाज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। शेरे ने पतलून कमीज पहन रखी थी। उसे दूर से कोई बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता था। अब अगर वो पहचान भी लिया जाता तो जमान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जहाज काफी पीछे चला गया तो शेरा भी केबिन में आ गया। बड़ी बड़ी मूछों वाला उसके दोस्त का दोस्त गोंदी बर्थ पे उखड़ू बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके हाथों की अंगूठियों के नगीने चमक रहे थे। ये ऊंचा लंबा जवान था और शलवार कमीज में मलबूस था। बालों के पट्टे गर्दन तक थे। गले में चांदी का तावीज था और स्याह वास्कट पहन रखी थी। उसने दूसरे बर्थ पर बेहोश नजमी की तरफ देखा और कहा, ओ लाला, अब तो इसका बुर्का उतार दो, वो जरा से हवा शवा लगे। शेरे ने कहा, जरा जहाज को खुले समंदर में पहुंच जाने दो। जहाज खुले समंदर में दाखिल हुआ तो शेरे ने बेहोश नजमी का बुर्का उतारकर एक तरफ तय करके रख दिया। जहाज के डॉक्टरी अमले की एक नर्स ने आकर नजमी का टेम्परेचर देखा, उसे टीका लगाया और फिर ग्लूकोज लगाकर चली गई। जहाज चिटागोंग की तरफ रवा दवा था। 24 घंटों के बाद नजमी को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। सबसे पहले उसकी निगाह गोंदी पर पड़ी। उस बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी को उसने शेरे के दोस्त के डेरे पर देखा था। उसने शेरे की तरफ देखकर नकाहत भरी आवाज में पूछा, तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? ये जरूरी था। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। फिर शेरे ने उसे बताया कि वो उसे लेकर मशरकी पाकिस्तान चाह रहा है, जहां वो दोनों अपने दुश्मनों से दूर रहकर नई जिंदगी का आगाज करेंगे। नर्स तुम्हारी देखभाल कर रही है। हमने उसे यही बताया कि तुम अपनी बच्ची के एक्सीडेंट की खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। तुम भी यही जाहिर करना। तुम इस वक्त बहरी जहाज में हो और जहाज चिटागोंग की तरफ जा रहा है। अगर तुमने किसी को देखकर शोर मचाने की कोशिश की ना, तो एक पिस्तौल गोंदी के पास है और एक भरा हुआ रिवॉल्वर मेरे पास है। इससे पहले कि तुम किसी को कुछ कह सको, 2 गोलियां तुम्हारे सीने से आर पार हो जाएंगी। हमारे साथ जो होगा हम बाद में देख लेंगे, पर तुम जिंदा नहीं बचोगी। गोंदी ने अपना पिस्तौल निकालकर नजमी को दिखाया। शेरे ने भी रिवॉल्वर की झलक दिखा दी। नजमी समझ गई कि वो पूरी तरह इनके चुंगल में है और कोई सोची समझी हिकमत अमली ही उसे इनसे निजात दिला सकती है। उसने आहिस्ता से कहा, शेरे, मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तेरे साथ जिंदगी बसर करने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ 2-1 माह की मोहलत दे दे। मैं तेरे साथ ही रहूंगी। फिर तू मुझ पर एतबार क्यों नहीं करता? शेरा अपने सर पर हाथ फेरने लगा। नजमी ने पूछा, तुमने अपनी मूछें क्यों साफ कर दी? इन बातों को छोड़ो, मूछें फिर आ जाएंगी। जो तुम्हें मैंने कहा है ना, उसको जहन में रखना, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। दरवाजे पर टक टक हुई तो शेरे ने गोंदी की तरफ देखा। गोंदी ने उठकर केबिन का दरवाजा खोल दिया। नर्स थर्मामीटर झाड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। नजमी को होश में देखकर वो मुस्कुरा के बोली, बेगम साहिबा को होश आ गया? थैंक गॉड। उसने टेम्परेचर लिया, ड्रिप को चेक किया और बोली, अब इन्हें थोड़ा थोड़ा सूप पिलाना होगा। शेरा बड़ा मुअद्दिब होकर पास ही खड़ा था। अभी पिलाता हूँ जी। अब बुखार तो नहीं है ना सिस्टर जी? नहीं। नर्स कहकर केबिन से निकल गई। इस दौरान गोंदी का हाथ जेब में ही रहा और जेब के अंदर पिस्तौल की नाली का रुख नजमी की तरफ था।
नजमी ने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से कहा, मुझे नींद आ रही है। शेरा और गोंदी केबिन से बाहर आकर कॉरिडोर में जंगले के साथ लगकर खड़े हो गए। जहाज खुले बेकरार समंदर में अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था। आखिर एक रोज जब सूरज तुलू हुआ तो दूर से जमीन की स्याह लकीर नजर आने लगी। जहाज में हर एक का चेहरा खुशी से खिल उठा। चिटागोंग की बंदरगाह आने वाली थी। दोपहर के बाद जहाज मशरकी पाकिस्तान की बंदरगाह से जाकर लग गया। नजमी को एक बार फिर बुर्का उड़ा दिया गया, अगरचे उसे नकाब उठाने की इजाजत थी। गोंदी और शेरा नजमी को दरमियान में लिए जेटी से बाहर आ गए। नजमी को मालूम था कि वो गोलियों की जद में है, लेकिन उसने दिल में अहद कर रखा था कि वो पहला मौका मिलते ही किसी न किसी तरह फरार हो जाएगी। वो अपने वतन में थी, मशरकी पाकिस्तान की पुलिस जरूर उसकी मदद करेगी। गोंदी ने एक टैक्सी कराई और उन दोनों को लेकर हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गया। वो जानता था कि उसे कहाँ जाना है। शेरे को उसने सब कुछ बता दिया था। चिटागोंग का हवाई अड्डा पतेंगा शहर से काफी दूर वाक़ है और उससे आगे पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, जो एक तरफ को कॉलेज बाजार की तरफ और दूसरी तरफ कप्ताई और सुंदरबन से जा मिलता है। कप्ताई के शुमाल मशरक में सिंतहाल कबीले के लोग आबाद हैं, जो चकमा कबीले ही की एक शाख है। ये नीम जंगली लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। यहाँ कर्नाफली दरिया के पार भारत की सरहद शुरू हो जाती है और ये जगह स्मगलरों की जन्नत है। गोंदी शेरे और नजमी को उसी इलाके में ले चला जा रहा था। जंगल का इलाका शुरू हुआ तो गोंदी ने टैक्सी छोड़ दी। अब जंगल में पैदल सफर शुरू हो गया। यहाँ सागवान, बांस और इमली के दरख्तों की भरमार थी। गोंदी इस इलाके में कई बार सफर कर चुका था। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो इन्हें ऐसे रास्तों से लेकर जा रहा था जहाँ जंगली दरिंदों का खतरा नहीं था। नजमी कभी जंगलों में पैदल नहीं चली थी। वो बहुत जल्द थक कर बैठ गई। शेरा और गोंदी को भी रुकना पड़ा। गोंदी ने शेरे को एक तरफ ले जाकर कहा, हमें शाम होने से पहले पहले जंगल पार करके कर्नाफली गांव पहुंच जाना चाहिए। अगर जंगल में रात पड़ गई ना तो यहाँ शेर बहुत होते हैं जो रात ही रात अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। पर यार, मेरी बीवी थक गई है, मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं चला सकता ना। गोंदी ने फनकार कर सांस छोड़कर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शेरे ने नजमी को समझाया कि ये जंगल बड़ा खतरनाक है, हमें अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना होगा। नजमी के लिए शेर और दरिंदे इतने खतरनाक नहीं थे जितने खतरनाक उसको शेरा और गोंदी लग रहे थे। वो सोच रही थी कि किसी तरह उनको जुल देकर जंगल में भागकर गायब हो जाए और फिर वापस चिटागोंग के किसी पुलिस स्टेशन पहुंचकर कानून की मदद हासिल करे। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी ताकि शेरे और गोंदी के पीछे रह जाए, और ऐसा ही हुआ। वो उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी। दरमियान में 3-4 कदम का फासला होगा। नजमी की दोनों जानिब जंगल बड़ा घना था। दरख्तों के तने साथ साथ उगे हुए थे और उनके झाड़ ऊपर जाकर एक दूसरे से घुल मिल गए थे। वहां दिन के वक्त भी हल्का अंधेरा छाया रहता था। नजमी इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर थी कि ये लोग जंगल से किसी ऐसे मकाम पर उसे लिए जा रहे हैं जहां से उसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। चुनाचे वो रास्ते में ही किसी जगह से फरार होना चाहती थी। वो सोच समझकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दाएं बाएं भी देखती जाती थी। एक मकाम पर उसके और शेरे गोंदी के दरमियान जंगली झाड़ियां आ गईं। नजमी ने दाएं जानिब देखा। उधर दरख्तों के बीच में एक छोटी सी खाई थी जिसमें झाड़ झंकार की भरमार थी। ये खाई ज्यादा गहरी नहीं थी और पीछे की तरफ चली गई थी। नजमी ने बगैर कुछ सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। उसे खाई के ऊपर शेरे और गोंदी के दौड़ने और एक दूसरे को पुकारने की आवाजें सुनाई थी। नजमी ने खाई में बेतहाशा पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। नजमी अंधाधुंध भागती चली जा रही थी। उसके कपड़े झाड़ियों में उलझ रहे थे। उसका दुपट्टा किसी कांटेदार झाड़ी ने खींच लिया था। खाई आगे जाकर बाएं जानिब मुड़ गई। सामने थोड़ी सी चढ़ाई आ गई। नजमी खाई से बाहर निकली तो सामने शेरा और गोंदी खड़े थे। उनमें से एक के हाथ में पिस्तौल था और दूसरे के रिवॉल्वर। शेरे ने आगे बढ़कर नजमी को बाजू से खींचकर नीचे गिरा लिया और उसे लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। नजमी की चीखें निकल गईं। आज तक किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। शेरा उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था। नजमी का दिमाग फटने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब नहीं भागूंगी। गोंदी रिवॉल्वर लिए चुपचाप खड़ा था। शेरे ने नजमी को बालों से पकड़कर उठाया और गजबनाक लहजे में बोला, अब अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो मैं पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे पेट में उतार दूंगा। तू जानती नहीं मुझे, अब तक मैं तेरे नखरे उठाता रहा हूं। मैं तेरा खून भी कर सकता हूं। रोते रोते नजमी की हिचकी बंद गई थी। अब उन्होंने उसे आगे लगा लिया। नजमी का सारा जिस्म दुख रहा था। उसे कभी किसी ने इस तरह नहीं पीटा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो बेबस हो चुकी है और अब खुदा ही उसे इन जालिमों के चंगल से निजात दिला सकता है। वो नकाहत के साथ चल रही थी। शेरे ने एक बार फिर उसे गाली देकर कहा, सीधी होकर चलो। नजमी को शेरे से खौफ आने लगा था।
وہ بڑی مشکل سے سیدھی ہو کر چلنے لگی۔ گوندی آگے ہو گیا۔ وہ رہنمائی کر رہا تھا کیونکہ اسے جنگل کے راستوں کا علم تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جگہ پر رک گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی جھرنا بہہ رہا تھا۔ یہاں پر پارٹ 39 ختم ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 40 سماعت فرمائیں۔